चंदरपुर नाम के एक गांव में बैजू रहता था। वो अपने ठेकेदार विक्रम के यहाँ ईंटें पत्थर तोड़ने और जोड़ने का काम किया करता था। वैसे तो बैजू की पत्नी भी थी, पर बैजू हमेशा से ही अपने ठेकेदार मालिक विक्रम के साथ ही रहता था। दिन भर ईंट पत्थर ढोकर दिन की दिहाड़ी विक्रम से लेकर घर जाया करता था। बैजू की पत्नी घर पर कभी कभी सिलाई कढ़ाई का काम किया करती थी और कभी कभार खाली समय में मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। सादा जीवन उच्च विचार, बस आज की दिहाड़ी निकल जाए, कल रीमा को एक सुंदर सी साड़ी लाकर दूंगा। बड़े लगन से काम कर रहे हो बैजू, मेहनत करते रहो। इतना कहकर ठेकेदार वहाँ से चला जाता है। तब बैजू को वहाँ की जमीन में धंसा हुआ एक नक्शा मिलता है। जैसे ही बैजू उस नक्शे को उठाता है, वो उसे पढ़कर समझ नहीं पाता और नक्शा ले जाकर अपने ठेकेदार विक्रम को दे देता है। मालिक, मुझे काम करते वक्त ये नक्शा मिला, पास वाली जमीन के पास। देखिए तो इसमें क्या लिखा है। लाओ दिखाओ तो क्या है। इसमें तो कोई अजीब भाषा लिखी हुई है। वही तो मैं भी नहीं समझ पाया। बैजू और विक्रम उस नक्शे को लेकर उनके गांव के सिद्ध पुरुष बाबा प्रेमलाल के पास जाते हैं। बैजू, तुम यहीं बाहर रुको, मैं जाकर बाबा जी से बात करके आता हूँ। जैसा आप कहें। बैजू विक्रम के कहने पर बाहर ही रुक जाता है। बाबा जी, ये नक्शा मेरे नौकर बैजू को मिला। इसमें क्या लिखा है ये हमें समझ नहीं आ रहा। और ये कहाँ का नक्शा है? ये मुझे दे दो और जाकर दूर बैठ जाओ। अलख निरंजन। विक्रम ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही सिद्ध बाबा ने नक्शे को खोला, उसमें से चमक आ रही थी। उस नक्शे को देखकर बाबा ने कहा, तुम्हारा नौकर बड़ा भाग्यशाली है जिसे ये नक्शा हाथ लगा। उसने जरूर कुछ पुण्य का काम किया होगा, तभी उसके हाथ ये नक्शा आया है। जी वो बाहर ही खड़ा है, आप कहें तो मैं उसे बुला लूं। ये नक्शा एक बड़े मायावी केसर के झरने का नक्शा है। केसर का झरना? वाह बाबा वाह! अगर केसर के झरने को मैं ढूंढ लूं और उसे बेचकर धनवान बन जाऊं तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नक्शे को समझो और उसके पीछे जाओ, तुम्हें जरूर तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। विक्रम उस बाबा के कहने पर तुरंत ही नक्शे की मदद से बैजू के साथ केसर के झरने को ढूंढने लगा। मालिक, लगता है आपने नक्शा ढंग से नहीं देखा। यहाँ तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, कहीं वो बाबा ढोंगी तो नहीं? चुप रहो और नक्शे के हिसाब से चलो। विक्रम ने जैसे ही नक्शा देखा, नक्शा चमकने लगा और फिर विक्रम बैजू के साथ जहाँ खड़ा था वहाँ की जमीन धंसने लगी। बचाओ, ये हम कहाँ जा रहे हैं मालिक? हे भगवान, ये जमीन हमें कहाँ ले जा रही है? गिरने के बाद दोनों बेहोश हो गए और जैसे ही उनकी आंखें खुली तो वो दोनों केसर के झरने में ही थे। कमाल हो गया, मैं माला माल हो गया। ये किसी सपने से कम भी नहीं है। ये सारा केसर का झरना मेरा है। मैं इन केसर को बेचकर अमीर हो जाऊंगा और बहुत धनवान बन जाऊंगा। पूरी दुनिया में राज करूंगा। और मेरा क्या होगा? मैंने भी इस चीज में मेहनत की है और आप मेरा कहीं नाम ही नहीं ले रहे। 2 कौड़ी का नौकर, तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ज्यादा बोल रहा है? इन केसर का व्यापार करके मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। देखना, आपको आपका ये लालच बहुत भारी पड़ेगा। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। विक्रम के डांटने से बैजू उस झरने से चला जाता है और विक्रम केसर का बहुत बड़ा व्यापार करता है। विक्रम अपने सारे मजदूरों से केसर के झरने से केसर निकलवाता है और उन्हें बेचकर वो बहुत धनवान बन जाता है। देखते ही देखते वो नई गाड़ी, बड़ा बंगलो सब कुछ खरीद लेता है और दूसरी तरफ बैजू अपने खेतों में काम करने लगता है। वो नक्शा मुझे मिला था और झरने के मजे मालिक ले गए। खुद को कोसने से आपको क्या मिलेगा? ये चीज अगर आपको सुलझानी ही है, जिन्होंने उस नक्शे की जानकारी ठेकेदार विक्रम को दी। तुमने ठीक कहा भाग्यवान, मैं तुरंत उस बाबा के पास जाऊंगा और उन्हें जाकर सारी बातें बताऊंगा। बैजू गुस्से से उस बाबा के पास जाता है
जिन्होंने नक्शा पढ़कर बताया था। अलख निरंजन, आओ बैजू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आप इंतजार तो करेंगे ही ना। उस छल कपटी ठेकेदार जिसके पास पहले से ही इतना पैसा है, उसे नक्शे की मदद से केसर का झरना बता दिया और उन्होंने मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। उस पापी ठेकेदार का पाप तुम ही निकाल सकते हो। वो नक्शा तुम जैसे ईमानदार आदमी की तलाश में ही था। जैसे ही तुम्हें मिला वो चमक उठा और केसर का झरना बहने लगा। मैं कुछ समझा नहीं, मेरे वजह से कैसे झरना बहने लगा? मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। ये बात है तुम्हारे पिछले जन्म की। पिछले जन्म में तुम बहुत बड़े राजा थे। केसर की खेती तुम्हारे राज्य में बहुत मशहूर थी। जब तुम पर दूसरे राज्य ने हमला किया, तुमने सारे राज्य का केसर एक झरने में डाल दिया जो सिर्फ तुम्हें पता था। लेकिन दुर्भाग्यवश तुम्हारी मृत्यु हो गई। लेकिन विधि का विधान यही था, जैसे तुमने नक्शा छुआ, केसर का झरना फिर से बहने लगा। इसका कोई उपाय? अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये सब कुछ ठीक हो सके? उस झरने के केसर पर सिर्फ मेरा हक है, ना कि उस छल कपटी ठेकेदार का। बैजू की समस्या देखकर बाबा ने उसे एक बड़ा ही सरल उपाय बताया। तुम्हें उस नक्शे को हाथ में लेकर केसर के झरने में 3 बार डुबकी लगानी है। तुम्हारी सारी समस्या गायब हो जाएगी। जैसा आप कहें बाबा जी, मैं ऐसा ही करूंगा। बैजू ठेकेदार विक्रम के घर से नक्शा चुराकर केसर के झरने के पास चला जाता है और वहाँ पर उस नक्शे को पकड़कर 3 बार केसर के झरने में डुबकी लगा लेता है। जैसे ही उसकी तीसरी डुबकी पूरी होती है, उस नक्शे से आवाज आती है, तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और निष्ठा से मैं बहुत पहले ही खुश थी। मैं चाहती हूँ कि तुम इस केसर के झरने से केसर लेकर हर उस मेहनती और गरीब को बेचो, ताकि उनका घर और परिवार दोनों चल सके। अगर ऐसा है तो मैं ये काम जरूर करूंगा। अब से ये केसर का झरना सिर्फ तुम्हारे इशारे पर चलेगा, उस कपटी ठेकेदार के नहीं। वो ठेकेदार जैसे ही यहाँ आएगा, वो खुद अपने ही जाल में फंस जाएगा। एक बात का ध्यान रहे, अगर एक बार भी तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो तुम भी उसी ठेकेदार की तरह फंस जाओगे। जैसे ही विक्रम को ये बात पता चलती है कि बैजू केसर के झरने के पास है, विक्रम तुरंत ही दौड़कर केसर के झरने के पास पहुंचता है। तुझे क्या लगा था मेरे घर से नक्शा चुरा कर तो कहाँ जाएगा? मुझे नहीं पता चलेगा। अभी रुक, तुझे बताता हूँ। जैसे ही विक्रम केसर के झरने के करीब जाता है, उसे तुरंत ही बड़ा सा झटका लगता है और वो गिर जाता है। ये सब कैसे हो रहा है? मैं इस झरने के अंदर क्यों नहीं जा पा रहा? तुमने हम गरीबों को बहुत तड़पाया है, इसीलिए आज तुम्हारा हिसाब हो रहा है। अब ना तो तुम अंदर आ सकते हो और ना इस जंगल के बाहर जा सकते हो। तुम इस केसर के झरने के श्राप में यहीं रह जाओगे। बैजू विक्रम को वहीं छोड़कर नक्शा लेकर चला जाता है। केसर का झरना अब बैजू का हो गया था। बैजू केसर के झरने की मदद से हर मजदूर के और छोटे छोटे व्यापारियों के साथ केसर का व्यापार किया करता है और सबका देखभाल भी करता है। रतिपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां एक भी व्यक्ति गरीब नहीं था। एक दिन इस गांव के किनारे पर एक व्यक्ति रहने के लिए आता है और एक टूटे पुराने घर का इस्तेमाल करता है और फिर वो प्रधान के पास काम मांगने के लिए जाता है। अरे भाई, नए लगते हो, कहाँ से आए हो? अरे मैं तो पास के ही एक दूसरे गांव में रहता था। अब सोच रहा हूँ कि यहाँ बस जाऊं। अच्छा, पर तुम यहाँ रहोगे कहाँ? प्रधान जी, मैंने गांव के किनारे पर एक टूटा घर देखा है, सोच रहा हूँ कि उसी में रह लूंगा। अच्छा, तो उस पुराने घर में रहना चाहते हो? कोई बात नहीं, रह लेना, पर तुम इस गांव में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे भाई। वो क्यों प्रधान जी? इस गांव में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, बस एक तुम ही हो। गांव वाले तुम्हें अपनाएंगे नहीं भैया। अरे प्रधान जी,
जब मैं यहाँ आया तो मैं अपने साथ काफी सारा धन लेकर आया, तो आप मेरे गरीब होने की चिंता ना करें। मैं वो पुराना घर नए तरीके से बनवा लूंगा। तो यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो समझा कि काम की तलाश में आए हो। जी बिल्कुल सही समझा आपने। जब मैं घर बनवा लूंगा तो मुझे काम की या कोई नई दुकान खोलने की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए आपसे विचार विमर्श करने आया था। अच्छा, तो ठीक है, मेरी ही जमीन पड़ी है एक बाजार में, तो तुम वही खरीद लेना। और घर बनाने के लिए लोग कहाँ से मिलेंगे? वो तो गांव के बाहर से बुलाने होंगे, तुम चिंता मत करो। आज का दिन उस घर में निकालो, मैं कल होते ही उन्हें वहां भेज दूंगा। जी प्रधान जी, जैसा आप कहें। ये कहकर लच्छू वहाँ से अपने घर की ओर चल देता है और प्रधान मुस्कुराने लगता है। शाम हो गई और प्रधान के घर पर 2 लोग आए। ललित और मोहित, एक नया काम आया है। कैसा काम प्रधान जी? इस गांव के किनारे जो पुराना घर है, वहाँ एक नया व्यक्ति आया है, लच्छू नाम का। कहते हैं धन पर्याप्त है, एक नई दुकान खोलना चाहता है और साथ में एक घर भी बनवाना चाहता है। तो आप क्या चाहते हैं, अब हम घर बनाए? मोहित, पूरी बात सुनो। उन्होंने कहा कि बहुत धन लाया है उसने। क्यों प्रधान जी? सही समझा है तुमने। ओह, तो ऐसी बात है, तब तो हम उसका घर बनाने के लिए कल ही चले जाएंगे और शाम तक काम पूरा कर देंगे। ठीक है, अब काम पर लग जाओ तुम दोनों। अगले दिन ललित और मोहित लच्छू के घर के सामने खड़े थे। अरे भैया लच्छू, यही रहते हैं क्या? प्रधान जी ने बताया था कि यही पता है, पर पता नहीं आप कहाँ हैं। तभी दरवाजा खुलता है और लच्छू बाहर आता है। हाँ जी भैया, मैं ही लच्छू हूँ और यही घर मैंने खरीदा था। आप बस इसे सही से बना दीजिए। चिंता न करिए, साफ कर देंगे पूरा। और ये बंजर घर लगने लगेगा चकाचक। ठीक है भैया, और पैसे की चिंता मत करिएगा, मैं सारा पैसा काम होते ही दे दूंगा। ललित और मोहित घर के अंदर घुसते ही वो देखते हैं कि वहाँ बस एक संदूक रखा है और एक कपड़ों का थैला। ठीक है भैया, तब हम काम शुरू कर देते हैं। जी, आप दोनों काम कीजिए, कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा। जी भैया जी। दोनों को काम करते करते काफी देर हो गई। कड़ी धूप हो चुकी थी। लच्छू कहता है, भैया मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। जी भैया जी, भूख तो लग गई है, आप आएंगे तब तक हम आज का काम पूरा कर लेंगे। हाँ, पूरा साफ कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है भैया, आप दोनों लगे रहिए, मैं अभी आया। लच्छू वहाँ से ये कहकर चला गया। भैया भैया, ये तो गया, अब हम असली काम शुरू करेंगे। काम तो आते ही हो गया था मोहित। वो कैसे भैया? वो देखो, बस एक संदूक रखा है और एक बक्सा जिसमें कपड़े दिख रहे हैं, और कोई भी सामान इस आदमी ने नहीं रखा है। अच्छा, तो वो खजाना जरूर उस संदूक में ही होगा। आप तो बड़े होशियार हो भैया। चल मोहित, साफ कर देते हैं। दोनों भाई मिलकर उस संदूक को खोलते हैं। उन्हें सोने चांदी के सिक्के मिलते हैं। दोनों पूरा संदूक उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे भैया ललित, मोहित, कहाँ गए आप दोनों? मैं खाना ले आया। लच्छू चारों ओर सिर घुमाकर देखता है, पर उसे कहीं कोई नहीं दिखता। फिर वो देखता है कि उसका संदूक गायब हो चुका है। ये देखकर रोने लगता है। अरे, लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत चली गई, अब मैं क्या करूँगा? लच्छू प्रधान के घर चला जाता है। प्रधान जी, प्रधान जी। क्या हो गया भैया, तुम रो क्यों रहे हो? सब लुट गया, मैं लुट गया।
थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। आपने आज जो 2 लोगों को भेजा था, उन्होंने मेरा सारा पैसा, मेरी जिंदगी की पूरी कमाई चुरा ली और वहां से भाग गए। ये कैसे हो सकता है? क्या उन दोनों ने सारे पैसे चोरी कर लिए? कितने पैसे थे उस संदूक में? बहुत पैसे थे, मेरी जिंदगी की कमाई थी उसमें। मैं अपनी सारी जमीन और घर बेचकर वो पैसे लेकर आया था कि इस गांव में आकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। सोने चांदी के कई सिक्के थे उसमें। अच्छा, बड़ी ही दुखद बात हो गई ये तो भैया। रुको, मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए। जैसे ही प्रधान उठकर आगे बढ़ता है, उसके थैले से एक सोने का सिक्का गिरता है। लच्छू उसे उठा लेता है और बड़े ध्यान से देखता है। प्रधान जी, ये सिक्का मेरा है, यानी आप भी इस खेल में मिले हुए हैं। मुझे मेरे पैसे वापस कीजिए। अच्छा, तो तुम्हें आखिर पता चल ही गया। कोई बात नहीं, अब जब पता चल ही गया है तो क्या किया जा सकता है। बाहर आओ ललित और मोहित। ललित और मोहित दोनों वहां आ जाते हैं। तुम तीनों मिले हुए हो, मैं समझ गया। चुप भी करो भैया, पैसों का इतना मोह अच्छा नहीं है, इसलिए हमने तुमसे वो ले लिए। हाँ भैया लच्छू, उपकार किया है हमने तुम पर, दुनिया के मोह से छुटकारा दिलाकर। बाहर फेंक दो इसे। ललित और मोहित उसे बाहर निकाल देते हैं। चल भाग यहाँ से। दिखाई मत देना प्रधान जी के यहाँ। हाँ। लच्छू रोते हुए जंगल की तरफ जाकर बैठ गया। तभी वहाँ एक भिखारी आता है। क्यों रे भैया, रोता क्यों है? तुम नहीं समझोगे। एक भिखारी को दूसरा भिखारी ना समझे तो वो व्यर्थ है भैया। मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरे सारे पैसे इस गांव के प्रधान ने चोरी कर लिए हैं। तो हो गए ना भिखारी तुम भी। हाँ, शायद सही कह रहे हो तुम। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अभी भिखारी कहकर चिढ़ा रहे थे और अब पैसे मांग रहे हो। गजब की माया है। समझता हूँ, पर भूख इतनी लगी है कि क्या करूं। लच्छू अपने जेब से सारे पैसे निकालकर उसे दे देता है। बस ये आखिरी पैसे बचे थे मेरे पास, सारे पैसे दे दिए मुझे और खुद के लिए कुछ क्यों नहीं बचाया। तुम भी तो परेशान हो। मैंने तो आज खाना खा लिया था, तुम भी खाना खा लेना इससे। क्या मांगते हो? मैं भी तुम्हें वो दूंगा। मेरा बोला खाली नहीं जाता, तो सोच समझ के बोलना। शायद तुम झूठ नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी फिलहाल मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कुछ सोच सकूं और मांग सकूं। अपनी इच्छा से जो उचित समझो वो दे दो। ठीक है, तब जिस घर में तुम रह रहे थे वहां पर एक खुफिया महल आ जाएगा। क्या सच? इतना भव्य घर तुम मुझे क्यों दे रहे हो? मैं इन सब चीजों से दूर हूँ भैया। मैं ना किसी से भीख मांगता हूँ और ना ही किसी को कुछ देता हूँ। जो दान में मिल जाए वो बिना कुछ कहे स्वीकार लेता हूँ। तुमसे मैंने मांगा था तो तुम्हें लौटा दिया। तभी भिखारी वहाँ एक संदूक प्रकट करता है और लच्छू को दे देता है। ये संदूक कैसा है? भैया, इस संदूक में अनगिनत पैसे हैं, ताकि तुम्हें कभी पैसों का अभाव ना हो। तुम्हारे अतिरिक्त अगर कोई भी इस संदूक को खोलेगा तो वो इसमें कैद हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। अरे भैया, चिंता क्यों करते हो? भगवान का नाम भजो और काम करो, फिर जो होता है होने दो। लच्छू हाथ जोड़कर उस इंसान को प्रणाम करता है और उसके जाने के बाद अपने खुफिया महल की तरफ आ जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो मानो अंदर से वो जैसे कोई महल हो। वाह, ये तो सचमुच एक महल की तरह है। लच्छू बड़ा ही अचंभित होकर पूरे महल को देख रहा था। तभी उसे दरवाजे पर
एक दस्तक सुनाई देती है। संदूक को रखकर वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है। दरवाजा खोलते ही ललित मोहित अंदर घुसे चले आते हैं और एक पल के लिए बहुत चक्के रह जाते हैं। ये क्या है? कैसे? कहां से? कब से? क्या काम है? अब क्यों आए हो यहाँ? प्रधान जी! प्रधान भी घर के अंदर आ जाता है। क्या है? आप तीनों को अब क्या चाहिए मुझसे? दिव्य, दिव्य है ये भवन। कहां से तुम्हें मिला ये? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो और अब चले जाओ यहाँ से। इस घर पर मैं कब्जा कर लूंगा कुछ दिनों में। और ये संदूक जो वहां दिख रहा है ना, इसमें लगता है बहुत पैसे रखे होंगे इसने। हाँ प्रधान जी, सही कह रहे हैं। वैसा ही संदूक है जैसा ये लेकर आया था। हमें लगा बस एक है इसके पास, पर इसने तो दूसरा भी छुपा रखा था। इतना दिव्य खुफिया महल मेरे जैसे प्रधान के लिए ही बना है, और ये संदूक इस महल के साथ मिल रही है। भाई वाह! चलिए इसे खोलते हैं प्रधान जी। नहीं, इसे मत छुओ। इसे बस मैं खोल सकता हूँ। अगर किसी और ने खोलने की कोशिश की तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बेवकूफ समझा है क्या? लच्छू की बात काटकर प्रधान, ललित और मोहित उस संदूक को खोलते हैं और जैसे ही वो उसे खोलते हैं वो तीनों को अंदर खींच लेता है। लच्छू उन तीनों को देखता रह जाता है और फिर डर से तुरंत संदूक को खोलकर देखने लगता है। उस संदूक में बस हीरे और जवाहरात ही मिले और वो तीनों कहाँ चले गए इसका कोई पता नहीं चला। तब से लच्छू अपने खुफिया महल में रहने लगा। सूखापुर गांव में दिनेश नाम का एक लालची किसान रहा करता था। सूखापुर गांव रेगिस्तान में बसा हुआ था। उस गांव में वर्षा ना के बराबर होती थी। गांव के लोग गर्मी और सूखे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। दिनेश के लालचपन की वजह से उसकी पत्नी रश्मि उससे बहुत परेशान रहती थी। एक तो हमारे गांव में वैसे भी सूखे का अकाल पड़ा हुआ है, ऊपर से तुम्हारा लालच समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। बकवास मत करो रश्मि। हमारा गांव वैसे भी रेगिस्तान में बसा हुआ है और रेगिस्तान में हर महीने बारिश तो होती नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि पहले हमारा सूखापुर गांव हरियाली से भरा हुआ था और यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा भी हुआ करती थी। हाँ, वो घिसी पिटी कहानी मैंने भी सुनी है कि उस समय गांव में किसी इंसान के लालच की वजह से किसी दैवीय शक्ति वाले पुरुष ने गांव वालों को श्राप दे दिया और उस दिन से इस गांव में हरियाली की जगह रेत ही रेत है। ये बिल्कुल सही बात है जी। आपको इस बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखो, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम मेरे धन कमाने को लालच समझती हो तो समझती रहो। ना ही मुझे तुमसे फर्क पड़ता है और ना ही गांव वालों से। इतना कहकर दिनेश क्रोधित होता हुआ अपने घर से बाहर निकल गया। वो घर से कुछ ही दूर चला था कि तभी गांव का मुखिया दिनेश को देख गया। दिनेश मुखिया से नजर बचाकर छुपने ही वाला था कि तभी मुखिया की आवाज उसके कानों में टकराई। ऐसे मुंह छुपाकर भागने से कोई लाभ नहीं दिनेश। कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते कि कभी अगर मुझसे बात करो तो आंख से आंख मिला सको। ऐसी कोई बात नहीं है मुखिया जी, मैं बस आपको देख नहीं पाया था। झूठ मत बोलो दिनेश, मैंने साफ साफ देखा कि तुम नजर बचाकर मुझसे भाग रहे थे। मैं अब से क्यों भागूंगा मुखिया जी? क्योंकि परसों ही मुझसे बिरजू ने तुम्हारी शिकायत की थी। उसने कहा था कि तुमने कुछ रुपयों के लालच में अपनी बेकार की वस्तु सही बताकर उसे बेच दी। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बिरजू एक गरीब किसान है, मत भूलो कि तुम भी एक किसान ही हो। मैं किसान के साथ साथ एक छोटा व्यापारी भी हूँ। और मुखिया जी, व्यापार में इतना तो चलता है। और वैसे भी बिरजू कोई दूध पीता बच्चा तो था नहीं। वो एक 26 वर्षीय हट्टा कट्टा नौजवान है। मैं इस गांव का मुखिया हूँ दिनेश। सिर्फ तुम्हारी पत्नी की शक्ल देखकर मैं चुप रहता हूँ, क्योंकि उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारी पत्नी का चेहरा नहीं होता ना, तो तुम्हें इस गांव से धक्के देकर बाहर निकाल देता। आप गांव के मुखिया जरूर होंगे,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो मन में आएगा आप वो करेंगे। मुखिया और सरपंच के जमाने चले गए, आज का जमाना कोर्ट कचहरी का है। अगर मुझ पर इतना ही क्रोध आ रहा है तो जाइए, जाकर किसी कोर्ट में मेरे नाम का मेरे खिलाफ मुकदमा दाखिल करा दीजिए। इतना कहकर दिनेश वहाँ से चला गया और मुखिया गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला, पता नहीं ये अपने आप को समझता क्या है, एक दिन मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। दरअसल दिनेश एक लालची किस्म का किसान था। वो खेती करने के अलावा तरह तरह की शहर से बेकार की वस्तुएं खरीद कर लाता और गांव वालों को सही बताकर उनसे अच्छी कीमत वसूलता और उन्हें मूर्ख बना देता। दिनेश एक छोटे से रेत के टीले पर बैठकर बोला, ये मुखिया अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। जिस दिन मैं अधिक धन कमाने में सफल हो गया उस दिन मैं स्वयं गांव का मुखिया बनूंगा और ये ईमानदारी जैसे बेकार के नियम फाड़ कर फेंक दूंगा। तभी वहाँ पर एक रेत का गुबार सा उठा और देखते ही देखते उस गुबार ने एक रेत के व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। दिनेश ये सब देखकर डर गया। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुम एक लालची व्यक्ति हो और मुझे लालची इंसान बहुत पसंद है। तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम चाहो तो अपने गांव में वर्षा करवा सकते हो। वर्षा करवा सकते हो? वो कैसे? मैं तुम्हें उसकी शक्ति दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें गांव वालों से अधिक धन वसूलना होगा और अपने लालच को कभी भी समाप्त नहीं होने देना होगा। लालच की यही खासियत होती है कि वो कभी भी कम नहीं होता। लालच हमेशा बढ़ता ही रहता है। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर मुझे कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे मैं अपने सूखापुर गांव में वर्षा करवा सकता हूँ तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं कितना धनवान हो सकता हूँ। देखते ही देखते एक तरह से मैं गांव का राजा बन जाऊंगा। दिनेश की बात सुनकर उस रेत के व्यक्ति ने कुछ रेत दिनेश को पकड़ा दी। ये लो, ये जादुई रेत है। जब भी तुम इस रेत में से कुछ रेत अपने गांव में फेंकोगे, तुम्हारे गांव में वर्षा होना प्रारंभ हो जाएगी। मगर याद रखना, अगर तुमने गलती से भी ज्यादा रेत जमीन पर फेंक दी तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे गांव में क्या होगा। अब जाओ यहाँ से। दिनेश वहाँ से चला गया। दिनेश के जाते ही वो व्यक्ति हंसते हुए बोला, मूर्ख कहीं का, कितने समय बाद सूखापुर गांव में एक लालची व्यक्ति मुझे मिला है। अब समय आया है पुराना बदला लेने का। ये व्यक्ति अपने ही गांव को बर्बाद कर देगा। दिनेश उस रेत को लेकर सीधा अपने गांव पहुंच गया और सारे गांव वालों को एकत्रित करते हुए बोला, गांव वालों, क्या तुम चाहते हो कि हमारे सूखापुर गांव में वर्षा होना प्रारंभ हो जाए? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कौन नहीं चाहेगा कि यहाँ पर वर्षा हो और यहाँ रेत की जगह हरियाली आ जाए? मेरे पास एक ऐसी शक्ति है कि अगर मैं चाहूँ तो इस गांव में वर्षा हो सकती है, लेकिन तुम्हें उसके बदले अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम करनी होगी। वर्षा के बाद हरियाली होगी और तुम्हारी बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी। उस जमीन में तुम जो भी फसल उगाओगे वो सारी फसल मेरी होगी। लगता है तुम पागल हो गए हो दिनेश। जरूर तुम्हारा ये गांव के लोगों को ठगने का नया तरीका होगा। नहीं मुखिया जी, ये मेरे ठगने का कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि ये सत्य है। वैसे तो मैं तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा करना नहीं चाहता, लेकिन अगर गांव वालों का भला होता है तो मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। मेरी इस गांव में जितनी भी जमीन पड़ी है, उपजाऊ होने के बाद उसकी सारी खेती मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले वर्षा करा के तो दिखाओ। दिनेश ने जैसे ही रेत का एक अंश जमीन पर डाला, देखते ही देखते आकाश काले बादलों से घिर गया और रेत में बसे हुए उस गांव में वर्षा होने लगी। सभी गांव वाले अपने गांव में पानी देखकर खुश हो गए। ये तो तुमने कमाल कर दिया दिनेश। तुम्हें ये चमत्कारिक चीज कहाँ से मिली? अपने काम से काम रखो मुखिया और अपने वादे पर अटल रहना। इतना बोलकर दिनेश अपने घर पर आ गया। घर पर उसकी पत्नी खुश होती हुई दिनेश से बोली, गांव वालों ने बताया कि आपके हाथ एक चमत्कारी चीज लगी है जिससे गांव में वर्षा हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अपने गांव की भलाई के बारे में सोचा। बकवास बंद करो रश्मि,
ये सब मैंने गांव की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपनी भलाई के लिए किया है। अब गांव में जो भी उपजाऊ जमीन होगी उस सारी जमीन पर मेरा अधिकार होगा। मुझे शर्म आती है आपको अपना पति कहते हुए। आपके अंदर लालच कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है। जब तुम्हारा पति देखते ही देखते बहुत अधिक धनवान हो जाएगा ना, तब तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि लालच बुरी चीज नहीं बल्कि बहुत अच्छी चीज है। दिनेश वहाँ से बाहर निकल गया। कुछ ही दिनों में गांव की जमीन थोड़ी सी हरी भरी हो गई, मगर वैसी नहीं हुई जैसा कि दिनेश चाहता था। दिनेश एक लालची व्यक्ति था। वो अपने आप से बड़बड़ाता हुआ बोला, लगता है गांव में वर्षा कम हुई है। एक काम करता हूँ, ये सारी की सारी रेत मैं जमीन पर फेंक देता हूँ। बहुत ज्यादा वर्षा होने पर यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। इतना बोलकर दिनेश ने वो सारी की सारी रेत जमीन पर फेंक दी, मगर अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ और देखते ही देखते गांव में बर्फ की बाढ़ आ गई और कुछ ही दिनों में गांव का जीवन तहस नहस हो गया। गांव में अब बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ने लगी। सारे घर नष्ट हो गए। ये सब देखकर दिनेश उस रेत के टीले के पास पहुंच गया। कहाँ हो तुम रेत के व्यक्ति? तुमने तो कहा था कि मैं अमीर हो जाऊंगा, लेकिन मेरी वजह से ना जाने कितने लोग तबाह हो गए हैं। और तो और पूरे गांव में बर्फ की बाढ़ आ गई है। सभी गांव वाले ठंड से ठिठुर रहे हैं। कुछ ही पलों में वही रेत का व्यक्ति दिनेश के सामने आ गया। तुमसे मैंने कहा था कि उस रेत का इस्तेमाल ज्यादा मत करना, लेकिन तुम एक लालची व्यक्ति हो। तुम्हारे गांव वाले तुम्हारे लालचपन की वजह से तबाह और बर्बाद हो गए हैं और मुझे उन्हें तड़पता हुआ देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? दरअसल किसी जमाने में मैं तुम्हारे गांव का मुखिया था। मेरे लालच की वजह से मुझे और गांव को श्राप मिला था कि मैं और पूरा गांव रेत में परिवर्तित हो जाएं। बरसों बाद मुझे बदला लेने का मौका मिला और मैंने ले लिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया। दिनेश मुंह लटकाकर अपने गांव चला आया। दिनेश को देखकर सारे गांव वालों ने उसे घेर लिया। तुमसे मैंने कहा था दिनेश, तुम्हारे लालच का नतीजा किसी दिन बहुत बुरा होगा। और देखो, आज तुम्हारे लालचपन की वजह से सारे गांव को कितना नुकसान और कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी हो रही है मुखिया चाचा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी वजह से गांव वालों को तकलीफ पहुंची है। मैं गांव वालों का भरपूर सहयोग करूंगा। मैं कोई न कोई उपाय निकाल लूंगा। अब तुम क्या करोगे? फिलहाल तो गांव वालों को ठंड से बचाने का इंतजाम करना होगा। इतना बोलकर दिनेश अपने घर से बहुत सारे मोटे बोरे और रुई ले आया और गांव वालों की ओर देखकर बोला, गांव वालों, हमारे घर तो तबाह हो चुके हैं। तुम सब बोरों और रुई से गुदड़ी के घर बनाओ ताकि तुम्हें ठंड में थोड़ा सुकून मिले। गांव वालों ने ऐसा ही किया। दिनेश के कहे अनुसार वो सभी बोरे और रुई मिलाकर झोपड़ी गुदड़ी के घर बनाने लगे। गांव वालों को इससे बहुत ज्यादा राहत मिली। तुम्हारे अंदर का बदलाव देखकर मुझे अच्छा लग रहा है दिनेश, लेकिन गांव वालों को अभी पूरी तरह से राहत मिली नहीं है। अभी भी कुछ लोग हैं जो बेघर हैं। मेरे पास एक उपाय है मुखिया जी। क्यों ना हम ट्रैक्टर की ट्रॉली को उल्टा करके उससे एक घर बनाएं। उससे होगा ये कि घर गर्म भी रहेगा और घर का घर भी हो जाएगा। वाकई तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। अगर यही दिमाग तुम अच्छे कामों में लगाते तो आज बहुत सफल होते। मुखिया ने गांव में यही ऐलान कर दिया। गांव वालों का जीवन कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, मगर एक दिन अजीब घटना हुई। देखते ही देखते गांव से बर्फ समाप्त हो गई और ठंड भी खत्म हो गई और सारे गांव में हरियाली ही हरियाली छा गई। मुखिया दिनेश के पास आकर बोला, दिनेश, ये सब कुछ कैसे हुआ? पता नहीं मुखिया चाचा, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो चलकर देखते हैं। दिनेश अपनी पत्नी सहित मुखिया के साथ बाहर आ गया। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। लगता है ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। आप सही कहते हैं मुखिया चाचा, शायद ईश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया।
तभी दिनेश के कानों में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज टकराई। ये सब तुम्हारा ही कमाल है दिनेश। कौन है आप? और मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं भी इसी गांव का व्यक्ति हूँ। वर्षों पहले इस गांव को एक श्राप मिला था। उस श्राप को दिनेश ने तोड़ा है। मुझे तो अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही, आप हैं कौन? बहुत समय पहले की बात है। एक साधु इस गांव में आए थे। साधु के पास कुछ मोती थे जो उसे शहर में किसी को देने थे, मगर गांव के मुखिया की नीयत खराब हो गई। मुखिया ने साधु के वो मोती चुरा लिए। गुस्से में आकर साधु ने मुखिया सहित इस पूरे गांव को श्राप दे दिया कि ये पूरा गांव रेत में परिवर्तित हो जाए, और वही हुआ। हाँ, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना? गांव वाले उस साधु के सामने बहुत गिड़गिड़ाए। तब साधु ने कहा कि इस गांव में कोई ऐसा लालची व्यक्ति जिसके लालच की कोई सीमा ना हो, जब वो सुधर जाएगा और उसके दिल में गांव के लोगों के लिए भलाई जन्म लेगी और उसका लालच समाप्त हो जाएगा, उस दिन उसका श्राप टूट जाएगा। और फिर वही हुआ। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया और गांव में सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। तबेलागंज नाम का एक गांव था जहां शिवराम अपने माता पिता के साथ रहा करता था। शिवराम बहुत ही चालाक और बहुत ही काबिल था, पर बेरोजगार होने के कारण उसे समाज की आनाकानी झेलनी पड़ जाती थी। क्या हाल है शिवराम भैया? आज सुबह सुबह निराश नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं, आज भी एक जगह इंटरव्यू देने गया था, पर वहां भी कोई काम नहीं था। कहते हैं सिफारिश होगी तभी काम देंगे। अब आप ही बताओ, किसकी सिफारिश दूं? और मुझ जैसे को कौन सिफारिश देगा? आप मेरी सिफारिश लेकर चले जाइए। हाँ, हंस लो, सिर्फ एक तुम ही नहीं हो, और मुझे तो तुम सबको झेलना ही होगा और तुम सबको सुनना ही पड़ेगा। शिवराम वहाँ से निराश होकर चला गया और झील के पास जाकर बैठ गया। इस झील की तरह ताकतवर बनना है। सूरज चाहे कितना भी चमक ले, लेकिन समुद्र और झील को वो सुखा नहीं पाता। और एक मैं हूँ, थोड़ी सी भी परेशानी हो जाए तो दुम दबाकर भागने लगता हूँ। शिवराम अपने आप से बात कर ही रहा था कि उसे वहाँ पर मछुआरा दिखाई दिया, जिसके पास जाकर शिवराम ने कहा, भैया आप मछली पकड़ने जा रहे हैं? नहीं, झील के बीच में कबड्डी की टीम बैट बॉल लेकर खड़ी है। उनके साथ खो खो खेलना है ताकि गोल हो सके। मैं कुछ समझा नहीं। अगर कबड्डी की टीम बैट बॉल लेकर खड़ी है तो वो खो खो क्यों खेलेगी और गोल कैसे होगा? कोई बात नहीं बेटा, अभी बहुत कुछ सीखना है जीवन में। मैं आपसे काम सीखना चाहता हूँ। मैं कोई काम नहीं करता, बस मछलियाँ पकड़ता हूँ और व्यापारियों को बेच देता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मेरे माँ बाप ने भर पेट खाना पिछले कई महीनों से नहीं खाया है। अगर मुझे अपने साथ ले चल सको तो बड़ी मेहरबानी होगी। चलो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। शिवराम और मछुआरा दोनों ही उस झील के अंदर चले जाते हैं। वहाँ मछुआरा अपने जाल से मछलियाँ पकड़ने लगता है और दूसरी तरफ शिवराम के पास कोई भी जाल नहीं होता। क्या मैं तुम्हारी मछली पकड़ने का जाल ले सकता हूँ? कुछ ही मछली पकड़ने के बाद मैं तुम्हें वो दे दूंगा। अरे मैं अगर तुम्हें अपना जाल दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? अपने दांतों से मछली पकड़ूंगा क्या? कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, पहले तुम पकड़ लो, तब मैं पकड़ूंगा। कुछ समय बीत चुका था। उस मछुआरे ने शिवराम को जाल नहीं दिया। शिवराम खुद हाथों से ही मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करने लगा। उतने में ही वहाँ झील के अंदर उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। ये क्या है? चमकती चीज है। इसे बेचूंगा नहीं, अपने पास रखूंगा। शिवराम ने उस चमकती हुई चीज को छुआ। उसकी चमक ने शिवराम को अपने अंदर खींच लिया। ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो झील में था। पानी के अंदर मैं जिंदा कैसे हूँ? ये सब हो क्या रहा है? शिवराम अकेले वहाँ घूम ही रहा था कि वहाँ पर सितारों के राजा आ गए और कहने लगे, तुम चिंता ना करो, तुम्हें हम कुछ नहीं करेंगे, बल्कि तुमने तो मुझे मुक्त किया है।
मैंने तुम्हें कैसे मुक्त किया है? मैं कुछ समझा नहीं। तब जाकर सितारों के राजा ने सारी सच्चाई बताई। मुझ में इतनी चमक है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। इस साधु को मैं अपनी चमक दिखाता हूँ। सितारे ने साधु को अपनी चमक दिखाई, जिस कारण साधु की तपस्या भंग हो गई। तब उस साधु ने क्रोध में आकर सितारों के राजा को श्राप दे दिया। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने मेरी तपस्या भंग की। तुम्हारी चमक पर तुम्हें घमंड है ना? अब नहीं होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम धरती के अंदर अपनी चमक लेकर एक झील में रहोगे। मेरा वो मतलब नहीं था महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। सितारों के राजा ने उस साधु से बहुत माफी मांगी। तब साधु ने कहा, कुछ वर्ष बीत जाने के बाद तुम्हारे पास एक बालक आएगा जो तुम्हें झील से मुक्त कर देगा। और ये थी मेरी कहानी। अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब ला कर दूंगा। मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस उस झील को मुझे सौंप दो और उनमें सारे के सारे तारे भर दो। मैं उन तारों को लोगों को बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा और दुनिया की मदद भी करूंगा। अवश्य, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब तुम जब धरती पर जाओगे तो वो झील तुम्हारी हो चुकी होगी और सितारों की झील से जानी भी जाएगी। और क्या था, शिवराम जैसे ही झील के पास पहुंचा, झील सितारों से चमक रहा था। सारे गांव वाले शिवराम को ही देखे जा रहे थे कि ये जादू आखिर उसने किया कैसे। अरे अब आप मुझे यूं ही देखते रहेंगे या इन सितारों को खरीदेंगे भी? क्या कहना चाहते हो तुम? मैं इस झील के सितारे लोगों को बेच रहा हूँ। सभी के लिए 5000 का एक सितारा होगा। क्या सच? अगर ऐसा है तो मैं तो झील में से सितारे लेकर उनसे सड़क और घर बनवाऊंगा। तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे मेरे पैसे दे दो बस। शिवराम के सितारों की झील बहुत ही ज्यादा चलने लगी। लोग बाग दूर दूर से आकर शिवराम के सितारों के झील से सितारे खरीदने लगे। किसी ने उन सितारों से सड़क बनाई तो किसी ने ब्रिज। पूरा शहर सितारों की चमक से टिमटिमा रहा था। शिवराम अब अपने माता पिता के साथ बहुत ही सुंदर और खुशहाल जीवन जीने लगा था। लेकिन ये बात उस मछुआरे से बिल्कुल हजम नहीं हुई। हो ना हो, शिवराम भैया हैं बड़े चतुर। अभी कुछ ही दिन पहले उनके पास चाय पीने और खाने के पैसे नहीं थे और आज देखो पूरे शहर में उनका नाम सितारों की तरह चमक रहा है। हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ। उस दिन मेरे ही साथ वो उस झील में पहली बार गया और आज देखो मेरी ही वजह से कितना अमीर हो गया है और मैं अब तक मछली पकड़ रहा हूँ। ये तो मैं भी सोचता हूँ, आखिर ऐसा क्या है उस झील में? कहाँ से आए उस झील में इतने तारे? आज उस झील में जाकर देखते हैं। जो भी बात होगी वो हमें पता तो चल ही जाएगी। चाय वाला और मछुआरा दोनों ही लालच के चलते उस झील में चले गए, जिस झील के बाहर शिवराम आराम कर रहा था। इसे यहाँ पर कैद कर लेते हैं। सारा का सारा झील हमारा हो जाएगा और हम यहाँ के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। उस दिन मछुआरे और चाय वाले ने मिलकर शिवराम को अगवा कर लिया और उसे एक टापू पर लेकर चले गए। मछुआरे की नाव में दोनों बातें करने लगे। छोड़ो मुझे, मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है? छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? अरे हाँ हाँ, छोड़ देंगे, मंजिल तो पास आ जाए। तुम्हारी आवाज मैंने कहीं देखी है लगता है। मुझे भी तेरा थोड़ा सुना हुआ लगता है। उन दोनों ने शिवराम को उस टापू पर एक पेड़ से बांध दिया और कहा, पिक्चरों के डायलॉग बोलना बंद करो और इसे चलकर फेंकाओ। मैं समझ गया, तुम चाय वाले और मछुआरे हो मेरे गांव के। आखिर तुम्हें मुझे अगवा करके क्या मिलेगा? मुझे जाने दो। अब से तुम्हारी झील और तुम्हारे पैसे सब हमारे। यहाँ से तुम बच नहीं सकते। सितारों की चाय बनाकर बेचूंगा, चमकती हुई चाय। बड़े पैसे कमाऊंगा और बहुत अमीर बन जाऊंगा।
वो दोनों शिवराम को वहीं टापू पर छोड़कर दोबारा उस झील पर चले गए। झील पर जाते ही उन्होंने देखा कि सारे तारे झील में ऊपर आसमान की तरह उड़ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तारे झील से निकलकर आसमान की तरफ क्यों जा रहे हैं? आखिर बात क्या है? वहाँ पर सितारों का राजा शिवराम को लेकर आ गया। मैं जानता था कि आज की दुनिया में कोई भी भला नहीं है। शिवराम तो बस समाज का हिस्सा है, पर तुम दोनों ने जो किया, मुझे मेरे पिछले पापों का परिणाम याद आ गया। अब मैं तुम दोनों को सजा देता हूँ। तुम कौन हो और तुमने शिवराम को उस टापू से क्यों बचाया? मैं समस्त सितारों का राजा हूँ। सारे तारे मेरी ही चमक से टिमटिमाते हैं और मैंने इनकी जान बचाई, इन्हें मुक्त किया था, इसीलिए मुझे इन्होंने ये वरदान दिया था। सितारों के राजा की असलियत जानकर मछुआरा और चाय वाला दोनों ही डर गए और उनसे माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दो, ये गलती अब हम दोबारा कभी नहीं करेंगे। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैंने भी कई साल तक सजा भुगती है, अब तुम भी भुगतोगे। इतना कहकर सितारों के राजा ने ताली बजाई। जैसे ही ताली बजी, दो सितारे उनके सामने आ गए और चाय वाले और मछुआरे को लेकर आसमान में उड़ गए। आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए था। चिंता ना करो, सुबह तक वो दोबारा धरती पर आ जाएंगे। उन्हें सबक सिखाना जरूरी था। अब से तुम अपना ध्यान रखना और अच्छे और काबिल तरीके से लोगों की मदद करना। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर सितारों के राजा वहाँ से चले गए और शिवराम दोबारा अपने व्यापार में लग गया। सितारों की झील दोबारा से चमक उठी और सभी गांव वाले सितारों की झील से सितारे खरीदने लगे। इसी तरह गांव के सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। एक कस्बे में 3 चचेरी बहनें रहती थीं। मोना और सोना 2 सगी बहनें थीं और दिखने में वो बहुत ही सुंदर थीं। जबकि काली उनके चाचा की बेटी थी, जो दिखने में दुबली पतली और सांवली थी। सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। बच्चे उसे काली कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन सोना और मोना स्कूल जाने के लिए तैयार होकर स्कूल का बैग लेकर बाहर निकली। तभी काली ने उन्हें रोक लिया। तुम दोनों मेरी बहनें हो ना? मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलती हूँ। बहुत पागल लड़की है। तू जानती भी है कि तू देखने में कितनी बेकार है और हम इतने सुंदर बच्चे, क्या तुझे अपने साथ स्कूल लेकर जाएंगे? मेरी मम्मी कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे सुंदर हूँ। अगर तेरी मम्मी कहेगी कि तू चांद है तो क्या हम मान लेंगे? और ऐसे तो मेरी मम्मी भी कहती है कि तू काली है। काली है तो बस है। काली वहाँ से रोते हुए अकेले ही स्कूल चली गई। जब काली स्कूल में पहुँची तो उसने देखा कि सभी बच्चे मोना और सोना से हेलो बोल रहे हैं, लेकिन काली को सबने इग्नोर कर दिया। देख काली, तुझे लगता है कि सिर्फ हम दोनों बहनें ही तुझे काली बोलते हैं, लेकिन अब तो तूने भी देख लिया कि क्लास के बच्चे भी कैसे करते हैं। काली उदास होकर क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ गई और रोजाना ऐसे ही चलता रहा। नवरात्र के दिन थे और एक जगह कन्या पूजन के लिए सोना और मोना के लिए बुलावा आया। वो दोनों अच्छे से तैयार होकर जाने लगी। काली भी यह देख रही थी। सोना, मोना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुझे बुलाया है क्या? नहीं। तुझे खुद तो कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि ना इसके पास अच्छे कपड़े हैं और ना अच्छी सूरत। दोनों बहनें काली का मजाक बनाकर वहाँ से चली गईं। काली पढ़ने बैठ गई। स्कूल में रिजल्ट का दिन। आज अपनी क्लास में मैं फर्स्ट आऊंगी। हाँ, मैं भी फर्स्ट आऊंगी, क्योंकि सुंदर बच्चों को तो मैडम भी ज्यादा मार्क्स देती हैं। काली भी वहीं खड़ी होकर यह सब सुन रही थी। और काली, तुझे नहीं आना क्या फर्स्ट? काली कुछ बोलती, लेकिन उससे पहले ही मोना बोल पड़ी कि फर्स्ट आएगी, लेकिन लाइन में नीचे से फर्स्ट आएगी। एक बार फिर दोनों बहनों ने काली का मजाक बनाया और हंसने लगी।
तभी मैडम ने सभी बच्चों को असेंबली में बुलाया और रिजल्ट की घोषणा की। मैडम ने सबसे पहले क्लास में फर्स्ट आए बच्चों का नाम लिया, लेकिन सोना मोना का उसमें नाम नहीं था। काली अपनी क्लास में और पूरे स्कूल में फर्स्ट थी। यह देखकर सबके होश उड़ गए। आज इस काली की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है, इसको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बच्चों के रिजल्ट की खबर पूरे कस्बे में फैल गई और सभी लोग काली को बधाइयाँ देने लगे। यह देखकर सोना और मोना को बहुत जलन हुई और उन्होंने काली को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया। एक दिन सुबह सुबह काली अकेले ही अपने घर के पास खेल रही थी। तभी वहाँ सोना और मोना भी आ गई। काली, क्या तुम हमें अपनी दोस्त बनाओगी? हाँ काली, हमने तुम्हारा मजाक बनाया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं, अब से हम दोस्त हुए। ठीक है, आज हमारी दोस्ती की खुशी में हम कहीं घूमने चलते हैं। वहाँ अच्छा अच्छा खाना खाएंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ, हम बहुत खेलेंगे। हम हर रविवार को वहाँ जाते हैं। मैं मम्मी को बता कर आ रही हूँ और फिर साथ चलेंगे। ओए, तू पागल है क्या? अगर ऐसे बताएगी तो तेरी मम्मी नहीं भेजेंगी, इसलिए हमें चुपचाप चलना होगा। काली दोनों के साथ चली गई। सोना और मोना काली को एक जंगल में ले गयी। ये कौन सी जगह है? हम कहाँ जा रहे हैं? ये जंगल है और हम यहाँ मस्ती करने आए हैं। आहा, फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो एक गेम खेलते हैं। काली, तू कुएं के ऊपर आँख बंद करके खड़ी हो जा। फिर उसके बाद तू पहले खड़ी तो हो, फिर बताएंगे। काली वहाँ खड़ी हो गई और आँखें बंद कर ली। मोना और सोना ने एक दूसरे को इशारा किया और काली को कुआं में धक्का दे दिया। काली के चीखने की आवाज कुएं में गूंज गई। दोनों बहनें खुश होकर घर वापस चली गईं। काली कुएं में नीचे गिरती जा रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह एक नई दुनिया में पहुंच गई। वहाँ 3 चांद थे। काली बहुत घबरा गई। मैं कहाँ हूँ? बचाओ, बचाओ! घबराओ नहीं, तुम चांद पर हो। चांद? हाँ, हम 3 जादुई चांद हैं। लेकिन किताब में तो मैंने सिर्फ एक ही पढ़ा है। हम जादुई चांद हैं। तुम जो भी मांगना चाहो मांग सकती हो। मुझे सब काली कहकर चिढ़ाते हैं। मैं कहाँ जाऊँ? सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझसे कोई भी बात नहीं करता। हम सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो जाओ और रंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम मानवों का एक अलग ही स्वांग है। मैं वापस कैसे जाऊंगी? अपनी आंखें बंद करो, हम तुमको भेज देते हैं। काली ने आंखें बंद की और अगले ही पल वह अपने घर थी। उसने अपनी माँ को सारी घटना बताई और माँ ने भी उसको विश्व सुंदरी कहा। अगले दिन स्कूल में मिस ब्यूटी प्रतियोगिता होनी थी, जिसमें सोना और मोना ने भी भाग लिया। लेकिन काली को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। चांद की शक्तियों के कारण सोना और मोना काली हो चुकी थीं, जबकि मैडम ने काली को अब कोमल का नाम दिया। कोमल मिस ब्यूटी बन गई। हमें माफ कर दो कोमल, हमें माफ कर दो कोमल। कभी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार माफ किया तो तुमने मुझे कुएं में धकेला। ना जाने इस बार भी क्या करना चाहती हो। दोस्तों, एक बार विश्वास टूटने के बाद उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है, इसीलिए विश्वास को ना टूटने दे। एक कस्बे में 3 चचेरी बहनें रहती थीं। मोना और सोना 2 सगी बहनें थीं और दिखने में वो बहुत ही सुंदर थीं, जबकि काली उनके चाचा की बेटी थी, जो दिखने में दुबली पतली और सांवली थी। सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। बच्चे उसे काली कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन सोना और मोना स्कूल जाने के लिए तैयार होकर स्कूल का बैग लेकर बाहर निकली। तभी काली ने उन्हें रोक लिया। तुम दोनों मेरी बहनें हो ना? मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलती हूँ। बहुत पागल लड़की है। तू जानती भी है कि तू देखने में कितनी बेकार है, और हम इतने सुंदर बच्चे। क्या तुझे अपने साथ स्कूल लेकर जाएंगे? मेरी मम्मी कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे सुंदर हूँ। अगर तेरी मम्मी कहेगी कि तू चांद है तो क्या हम मान लेंगे?
और ऐसे तो मेरी मम्मी भी कहती है कि तू काली है तो बस है। काली वहाँ से रोते हुए अकेले ही स्कूल चली गई। जब काली स्कूल में पहुँची तो उसने देखा कि सभी बच्चे मोना और सोना से हेलो बोल रहे हैं, लेकिन काली को सबने इग्नोर कर दिया। देख काली, तुझे लगता है कि सिर्फ हम दोनों बहनें ही तुझे काली बोलते हैं, लेकिन अब तो तूने भी देख लिया कि क्लास के बच्चे भी कैसे करते हैं। काली उदास होकर क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ गई और रोजाना ऐसे ही चलता रहा। नवरात्र के दिन थे और एक जगह कन्या पूजन के लिए सोना और मोना के लिए बुलावा आया। वो दोनों अच्छे से तैयार होकर जाने लगी। काली भी यह देख रही थी। सोना, मोना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुझे बुलाया है क्या? नहीं। तुझे खुद तो कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि ना इसके पास अच्छे कपड़े हैं और ना अच्छी सूरत। दोनों बहनें काली का मजाक बनाकर वहाँ से चली गईं। काली पढ़ने बैठ गई। स्कूल में रिजल्ट का दिन। आज अपनी क्लास में मैं फर्स्ट आऊंगी। हाँ, मैं भी फर्स्ट आऊंगी, क्योंकि सुंदर बच्चों को तो मैडम भी ज्यादा मार्क्स देती हैं। काली भी वहीं खड़ी होकर यह सब सुन रही थी। और काली, तुझे नहीं आना क्या फर्स्ट? काली कुछ बोलती, लेकिन उससे पहले ही मोना बोल पड़ी। ये फर्स्ट आएगी, लेकिन लाइन में नीचे से फर्स्ट आएगी। एक बार फिर दोनों बहनों ने काली का मजाक बनाया और हंसने लगी। तभी मैडम ने सभी बच्चों को असेंबली में बुलाया और रिजल्ट की घोषणा की। मैडम ने सबसे पहले क्लास में फर्स्ट आए बच्चों का नाम लिया, लेकिन सोना, मोना का उसमें नाम नहीं था। काली अपनी क्लास में और पूरे स्कूल में फर्स्ट थी। यह देखकर सबके होश उड़ गए। आज इस काली की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। इसको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा। बच्चों के रिजल्ट की खबर पूरे कस्बे में फैल गई और सभी लोग काली को बधाइयाँ देने लगे। यह देखकर सोना और मोना को बहुत जलन हुई और उन्होंने काली को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया। एक दिन सुबह सुबह काली अकेले ही अपने घर के पास खेल रही थी। तभी वहाँ सोना और मोना भी आ गयी। काली, क्या तुम हमें अपनी दोस्त बनाओगी? हाँ काली, हमने तुम्हारा मजाक बनाया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं, अब से हम दोस्त हुए। ठीक है, आज हमारी दोस्ती की खुशी में हम कहीं घूमने चलते हैं। वहाँ अच्छा अच्छा खाना खाएंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ, हम बहुत खेलेंगे। हम हर रविवार को वहाँ जाते हैं। मैं मम्मी को बता कर आ रही हूँ और फिर साथ चलेंगे। ओए, तू पागल है क्या? अगर ऐसे बताएगी तो तेरी मम्मी नहीं भेजेंगी, इसलिए हमें चुपचाप चलना होगा। काली दोनों के साथ चली गई। सोना और मोना काली को एक जंगल में ले गईं। ये कौन सी जगह है? हम कहाँ जा रहे हैं? ये जंगल है और हम यहाँ मस्ती करने आए हैं। आहा, फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो एक गेम खेलते हैं। काली, तू कुएं के ऊपर आँख बंद करके खड़ी हो जा। फिर उसके बाद तू पहले खड़ी तो हो, फिर बताएंगे। काली वहाँ खड़ी हो गई और आंखें बंद कर ली। मोना और सोना ने एक दूसरे को इशारा किया और काली को कुआं में धक्का दे दिया। काली के चीखने की आवाज कुएं में गूंज गई। दोनों बहनें खुश होकर घर वापस चली गईं। काली कुएं में नीचे गिरती जा रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह एक नई दुनिया में पहुंच गई। वहाँ 3 चांद थे। काली बहुत घबरा गई। मैं कहाँ हूँ? बचाओ, बचाओ! घबराओ नहीं, तुम चांद पर हो। चांद? हाँ, हम 3 जादुई चांद हैं। लेकिन किताब में तो मैंने सिर्फ एक ही पढ़ा है। हम जादुई चांद हैं। तुम जो भी मांगना चाहो मांग सकती हो। मुझे सब काली कहकर चिढ़ाते हैं। मैं कहाँ जाऊँ? सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझसे कोई भी बात नहीं करता। हम सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो जाओ। और रंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मानवों का एक अलग ही स्वांग है। मैं वापस कैसे जाऊंगी? अपनी आंखें बंद करो, हम तुमको भेज देते हैं। काली ने आंखें बंद की और अगले ही पल वह अपने घर थी। उसने अपनी माँ को सारी घटना बताई और माँ ने भी
उसको विश्व सुंदरी कहा। अगले दिन स्कूल में मिस ब्यूटी प्रतियोगिता होनी थी, जिसमें सोना और मोना ने भी भाग लिया। लेकिन काली को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। चांद की शक्तियों के कारण सोना और मोना काली हो चुकी थीं, जबकि मैडम ने काली को अब कोमल का नाम दिया। कोमल मिस ब्यूटी बन गई। हमें माफ कर दो कोमल, हमें माफ कर दो कोमल। कभी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार माफ किया तो तुमने मुझे कुएं में धकेला। ना जाने इस बार भी क्या करना चाहती हो। दोस्तों, एक बार विश्वास टूटने के बाद उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है, इसीलिए विश्वास को ना टूटने दे।